हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 21st लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच एन इंडिविजुअल डू नॉट गिव अटेंशन टू इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एज। इस क्वेश्चन में आपको क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो स्टेज बतानी है जिसमें पर्सन इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, उस पर उसका फोकस नहीं होता है। ऑप्शंस हैं प्रिपरेशन, ट्रांसलेशन, इल्यूमिनेशन एंड इंक्यूबेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन सेकेंड स्टेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जिसमें पर्सन जो है वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होती है, जो कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं होती है, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, उन्हें अवॉइड करता है। आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए थी कि क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस में कितनी स्टेजेस होती हैं। तो टोटल 4 स्टेजेस जो हैं वो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में होती हैं। इसकी फर्स्ट स्टेज प्रिपरेशन है, सेकंड है इंक्यूबेशन, थर्ड स्टेज इसकी है इल्यूमिनेशन एंड फोर्थ स्टेज होती है वेरिफिकेशन। इन स्टेजेस के बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि 4 स्टेजेस होती हैं क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस की, और कौन कौन सी होती हैं नंबर वाइज जो है आपको याद रखना है। जिसमें पर्सन इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को अवॉइड करता है वो होती है सेकंड स्टेज इंक्यूबेशन, एंड ये एक स्लो प्रोसेस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज। आपको बताना है कि बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई जो स्पोकन लैंग्वेज की होती है वो होती है ध्वनि ग्राम। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ थॉर्नडाइक्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। थॉर्नडाइक ने जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दी है, जिसे शॉर्ट में एसआर थ्योरी कहा जाता है, इस थ्योरी में इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है लर्निंग प्रोसेस में। ऑप्शंस हैं ऑपरेंट बिहेवियर, ड्राइव, मोटिव, स्टिमुलस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेंट बिहेवियर। ये जो है एसआर थ्योरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बाकी 3 कंपोनेंट जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं थॉर्नडाइक की स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज प्लेस्ड ऑन द लोएस्ट लेवल ऑफ गैग्नेज हेरार्की ऑफ लर्निंग। गैग्ने ने जो हेरार्की मॉडल दिया है लर्निंग का, उस हेरार्की में सबसे लोएस्ट लेवल पे किसे प्लेस किया गया है। ऑप्शंस हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग, वर्बल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिग्नल लर्निंग को जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे रखा गया है गैग्ने की हेरार्की में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर है। ये इमेज आप देख रहे हो, इस तरह से गैग्ने ने जो है लर्निंग की लेवल को अरेंज किया है, जिसमें लोएस्ट लेवल आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे सिग्नल लेवल जो है सबसे लोएस्ट में रखा गया है। इस तरह से आपको हर एक स्टेप को याद रखना है कि किस लेवल पे कौन सी लर्निंग को गैग्ने के द्वारा रखा गया है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा एलिमेंट इनमें से नहीं होता है। मीडियम, इंट्रैक्शन, फीडबैक, रीइंफोर्समेंट। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जो है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं होता है। मीडियम, इंट्रैक्शन और फीडबैक, ये तीनों जो हैं वो कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Iconic stage of Brunner's is similar to which stage of Piaget's cognitive development। आपको पता है ब्रूनर के द्वारा जो है एक स्टेज दी गई है, आइकॉनिक स्टेज डेवलपमेंट की ये स्टेज है, आइकॉनिक स्टेज। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं, तो पियाजे की कौन सी डेवलपमेंट स्टेज जो है वो सिमिलर है आइकॉनिक स्टेज से। आइकॉनिक स्टेज ब्रूनर के द्वारा दी गई है, सिमिलैरिटी पूछी गई है इन दोनों की स्टेजेस में से कौन सी स्टेज एक दूसरे के सिमिलर है। ऑप्शंस हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज,
प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड डी ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है पियाजे की, ये सिमिलर है ब्रूनर की आइकॉनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो का क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बताना है कि ब्रूनर ने डेवलपमेंट की टोटल कितनी स्टेजेस दी हुई हैं। सीरीज वाइज आपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट रिलेटेड विद ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की ट्रेड थ्योरी से कौन सा यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है जो रिलेटेड नहीं है, मीन्स किसने जो है ट्रेड थ्योरीज नहीं दी है पर्सनैलिटी की। ऑप्शंस हैं कैटल, आलपोर्ट, आइजैक, फ्राइड। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी होगा। सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो है वो पर्सनालिटी की ट्रेड थ्योरीज नहीं दी गई हैं। सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी है पर्सनालिटी की। सिगमंड फ्राइड ने भी पर्सनालिटी से रिलेटेड थ्योरी दी है बट वो साइको एनालिटिक थ्योरी दी है, ना कि ट्रेड थ्योरी। तो यहाँ पे कंफ्यूज आपने नहीं होना है, ट्रेड थ्योरी पूछी हुई है तो ट्रेड थ्योरी जो है वो कैटल, आपोर्ट और आइजैक इन तीनों के द्वारा दी गई है, बट सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी है। इन साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनालिटी की जो भी थ्योरी दी है वो हम अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन थ्योरीज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, वहाँ पे अलग से सेक्शन बना हुआ है पर्सनालिटी थ्योरीज का, वहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरीज जो हैं वो मिल जाएंगी। 1 बाय 1 आपको सभी स्टेप्स में वो थ्योरीज ईजिली एक्सप्लेन करी हुई हैं। आपके लिए वो वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगी, तो आप ज़रूर विजिट करिएगा, उन थ्योरीज को ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। आपको बताना है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं क्रिएटिविटी के, वो कौन से सही हैं। ऑप्शन फर्स्ट में फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन जो है वो एलिमेंट नहीं होता है क्रिएटिविटी का। बी ऑप्शन है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। तो यहाँ पे फ्लुएंसी जो है वो कंपोनेंट गलत हो गया है, ये क्रिएटिविटी का एलिमेंट नहीं है। डी ऑप्शन में फ्लुएंसी, फिजिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। तो यहाँ पे फिजिबिलिटी जो दिया हुआ है एलिमेंट, ये क्रिएटिविटी का नहीं होता है। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शंस भी गलत हो जाते हैं। करेक्ट आंसर जो है वो हमारा है ऑप्शन बी। इन एलिमेंट्स को आपने याद भी रखना है, इनसे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द एज ऑफ 4-5 years ए मेल चाइल्ड dwells a more profounded attachment toward his mother as compared to his father. What was the term coined by the Sigmund Freud for this change of behavior of a child? आपको बताना है सिगमंड फ्राइड के द्वारा इस बिहेवियर चेंज को क्या नाम दिया गया है। मेल चाइल्ड की बात कर रहे हैं कि मेल चाइल्ड जो है 3-4 साल का बच्चा जो है वो अपनी माँ से ज़्यादा अटैचमेंट फील करता है एज कंपेरिजन टू अपने फादर के। तो इस अटैचमेंट जो एक्स्ट्रा अटैचमेंट फील कर रहा है दोनों जेंडर में से, अपनी माँ के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहा है, तो इसके लिए एक स्पेशल टर्म जो है वो दी गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा, उस नाम को आपने बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा इसका होगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए क्वेश्चन में, फीमेल चाइल्ड ज़्यादा अटैचमेंट शो करे अपने फादर से एज कंपेरिजन टू मदर, फीमेल्स के लिए जो टर्म सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है वो दी गई है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो फीमेल चाइल्ड से रिलेटेड है, जबकि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो मेल चाइल्ड से रिलेटेड है। इस स्टेज में बच्चा जो है अपने ऑपोजिट जेंडर के पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच होता है। बच्चा अगर मेल है तो वो माँ के साथ ज़्यादा अटैच होगा, अगर बच्चा फीमेल चाइल्ड है तो वो अपने पिता के साथ ज़्यादा अटैचमेंट फील करेगा। और दोनों कॉम्प्लेक्सेस को अलग अलग नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आपने इन नाम को याद रखना है कि मेल चाइल्ड से रिलेटेड है ऑडिपस एंड फीमेल से है इलेक्ट्रला। अगला प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द थॉर्नडाइक्स सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग।
आपको पता है थॉर्नडाइक के द्वारा जो है लॉ ऑफ लर्निंग दिए गए हैं, जिसमें कि प्राइमरी लॉ भी हैं और सेकेंडरी लॉ भी हैं। बेसिकली क्वेश्चन तो प्राइमरी लॉ से ही पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे देखिए सेकेंडरी लॉ से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा लॉ जो है वो सेकेंडरी लॉ नहीं है जो थॉर्नडाइक ने दिया था। फर्स्ट है लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन जो है ये थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है। बेसिकली ये फिजिक्स का न्यूटन लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ लर्निंग दिए हैं, जिसमें कि 3 प्राइमरी लॉ हैं और 5 जो हैं सेकेंडरी लॉ हैं। टोटल कितने लॉ दिए हैं? 8 लॉ दिए हैं। तो इन 8 के 8 लॉ का नाम आपको याद रखना है, जिससे इजीली आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। यहीं पे आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।